नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज इस वीडियो सेशन में भारत दुर्दशा नाटक जो कि नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और दिसंबर का जो फॉर्म आप लोगों ने फिल किया है नेट का या अभी नहीं किया है, आगे करने वाले हैं, तो उसकी तैयारी जोर शोर से जो कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, भारत दुर्दशा। तो हिंदी नाटकों पर हम सबसे पहले आज इस टॉपिक में भारत दुर्दशा नाटक को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1880 है। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आप सभी जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी साहित्य में एकदम मील का पत्थर साबित होने वाले नाटक लिखे हैं। बिल्कुल धुआंधार इन्होंने निबंध लिखे, नाटक लिखे हैं। हम बात करेंगे भारत दुर्दशा नाटक की, तो ये उस समय का है, तत्कालीन समाज में जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था भारत पर, उस समय का ये नाटक लिखा हुआ है जब भारत अपनी विषम परिस्थितियों को देख करके, अपनी दयनीय स्थिति को देख करके रोता बिलखता है और उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता है। तो आप इस नाटक के बारे में जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं, इनके जो पात्र हैं, इनके जो अंक हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर लेंगे कि नाटक में अंक कितने हैं। तो नाटक के जो अंक हैं वो हैं 6। नाटक के अंक हैं 6। इनके नाम इस प्रकार से क्रमानुसार हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। नाटक के अंक हैं 6, जिसमें सबसे पहला जो इसका अंक है वो है वीथी। वीथी के नाम से है, वीथी। दूसरा है शमशान, थोड़ा सा इसके अंक भी पूछे जाते हैं नाटक के कि पहला अंक कौन सा है, किस स्थान से संबंधित है और किस में पंक्ति कौन सी है, इसके पात्र कौन कौन से हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर आज हम इस टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो पहला अंक है वो है वीथी के नाम से, और दूसरा जो अंक है वो है शमशान के नामक स्थान से। तीसरा अंक है इसका मैदान। आप अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चौथा अंक है कमरा। एक कमरा है जो कि अंग्रेजी ढंग से सजा हुआ है। इसे ऐसे ही लिखा गया है नाटक में, इसका कोई अलग से नामकरण नहीं किया गया है। कमरा जो कि अंग्रेजी ढंग से सजा हुआ है, इस प्रकार से। पांचवा अंक है इसका किताब खाना। और छठवां और अंतिम अंक है गंभीर वन का मध्य भाग। ये इस नाटक के 6 अंक हैं और इन 6 अंकों के माध्यम से भारत दुर्दशा का चित्रण किया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा, कि किस प्रकार से भारत जो इसमें पात्र है, मुख्य पात्र के रूप में, क्योंकि ये एक प्रतीकात्मक नाटक है। अगर इसकी चर्चा करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक प्रतीकात्मक नाटक के रूप में आता है। और इस प्रतीकात्मक नाटक में भारत, रोग, मदिरा, अहंकार, ये सभी मूर्त पात्रों में आते हैं, अमूर्त पात्रों के अंतर्गत भी आते हैं। और इसमें जो इसका जो एक प्रकार है नाटक का वो है नाट्य रासक। नाट्य रासक या लास्य रूपक। नाट्य रासक या लास्य रूपक। तो इस प्रकार से लेखक ने इस नाटक के अंतर्गत, इन 6 अंकों के अंतर्गत पूरे नाटक को रचा है और इसका मंचन बहुत अच्छे से होता था। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले वाले अंक की, वीथी की। वीथी में क्या होता है इस समय, मतलब जो ये नाटक रहा, इस वीथी में एक लावनी गाता हुआ एक योगी आता है। लावनी एक छंद है एक प्रकार का, जो कि भारतेंदु जी का बड़ा प्रिय छंद था लावनी। तो उन्होंने इस लावनी छंद में एक योगी को गाना गवाते हुए, यानी कि गीत गाते हुए इसमें प्रवेश कराया है। इसमें लावनी गाते हुए एक योगी का प्रवेश होता है, योगी का। और वो योगी जो है वो गाना गाते हुए आता है और
संक्षेप में भारत के प्राचीन गौरव और इसकी सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में और वर्तमान दुर्दशा का उल्लेख करता है, यानी कि वर्तमान में उसकी स्थिति क्या हो गई है और प्राचीन समय में उसकी क्या स्थिति थी, इस प्रकार से उसका उल्लेख करता है। तो इस प्रकार से वीथी में ये होता है योगी, और जो आते हुए एक गीत गाता है जिसमें लावनी जो गाना गाता है, गाते हुए गीत प्रवेश करता है। और इसके बाद इसके पात्र पूछे आते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पात्र पर चर्चा कर लेते हैं। इधर साइड में मैं पात्र लिख देती हूँ, या फिर नेक्स्ट पेज कर लेती हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पर, कि जो नाटक के पात्र हैं वो किस प्रकार से हैं। नाटक के पात्रों में आते हैं सबसे पहले भारत, जो स्वयं एक प्रतीक के रूप में उपस्थित हुआ है, और भारत है। दूसरा है भारत दुर्देव, भारत दुर्देव, और दुर्देव के सहयोगी, इसके सहयोगी रहते हैं जो कि अमूर्त पात्र हैं, और उन्हें सहयोगी के रूप में है इसमें आलस, मदिरा, अहंकार, सत्यानाश, रोग, ये सभी, और निर्लज्जता, ये सभी इसके सहयोगी के रूप में रहते हैं। और इसके अंतर्गत जो पात्र आते हैं वो हैं योगी, जो कि प्रथम अंक में इसका प्रवेश होता है। द्वितीय अंक में किस किस पात्र का प्रवेश होता है, इस पर भी प्रश्न बनता है, और साथ में कौन सी पंक्ति किस अंक से संबंध रखती है, इस पर भी प्रश्न बनता है। तो ये सभी हम इस वीडियो में, इस क्लास में आप तक पहुंचाएंगे। योगी है, और इसके अलावा भारत भाग्य, जो अगला पात्र है वो है भारत भाग्य। आप जैसा कि ये सब नाम जो सुन रहे हैं, इसी से पता चल रहा होगा कि ये सब प्रतीक हैं और कुछ नहीं है। प्रतीक के माध्यम से यहाँ पर लिखा गया है इसमें। और अगर देखा जाए इसके पात्रों की संख्या, तो पात्रों की संख्या इसमें कुल 19 है। 19 पात्रों में कुछ मूर्त हैं और कुछ अमूर्त हैं। तो जब भारत लास्ट में अपनी जान देने को तत्पर होता है और अपने आप को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से बिलख रहा होता है, रो रहा होता है, तो उस समय भारत भाग्य आकर के उसकी जान बचाने का कार्य करता है। उसके जो उसका आत्मदाह होता है उसे रोकने की कोशिश करता है। तो लावनी छंद में एक योगी जब आता है पहले अंक में, जब हम प्रथम अंक की बात करें तो प्रथम अंक में जब एक योगी जब प्रवेश करता है, जब नाटक का प्रारंभ होता है, तो एक योगी के लावनी गीत के माध्यम से होता है। और वो गीत होता है, आप लोगों ने ये पंक्ति बहुत बार पढ़ी होगी, सुनी होगी, और ये कई परीक्षाओं में पूछी भी गई है कि रोवो सब मिली भारत भाई, रोवो हूँ सब मिली भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। इस प्रकार से लावनी गाता हुआ एक योगी का प्रवेश होता है प्रथम अंक में, और वो भारत के प्राचीन गौरव और भारत की वर्तमान दशा का चित्रण करता है, यानी कि उसे अपने मुख से मौखिक रूप में बताता है गीत के माध्यम से। फिर हम बात करते हैं द्वितीय अंक की। द्वितीय अंक में क्या होता है? द्वितीय अंक में भारत प्रस्तुत होता है स्वयं। द्वितीय अंक में भारत आता है। ये जो पात्र है इस नाटक का नायक कह सकते हैं, प्रतीकात्मक नायक है, भारत आता है। भारत जो है वो अपनी दीनहीन दशा का वर्णन करता है।
दीनहीन दशा का वर्णन करता है। इस प्रकार से, और इसके बाद में बेहोश होकर गिर जाता है, यानी कि बेहोश होकर के कमज़ोर हो जाता है, बहुत दुबला कृशकाय हो जाता है, और फिर वो बात करते करते अपनी दीनहीन दशा का वर्णन करते करते एकदम से बेहोश होता है और ज़मीन पर गिर जाता है। इस समय द्वितीय अंक में जब अपनी दीनहीन दशा का उल्लेख कर रहा होता है तो भारत की जो वर्तमान स्थिति का अंकन हुआ है, मतलब पूरे नाटक में जो भारत की दुर्दशा का चित्रांकन हुआ है वो अपने मुख से बताता है। तीसरे अंक में क्या होता है? तीसरे अंक में भारत दुर्दैव का आगमन होता है। तृतीय अंक में भारत दुर्दैव का आगमन होता है और वो बहुत अभिमान से, बड़े ही अभिमान से भारत की इस दीनहीन अवस्था का मजाक उड़ाता है और उसके ऊपर इस प्रकार से कारण बताता है कि देखो तुम्हारी दुर्दशा का कारण क्या क्या है। एक तो ये कि तुम्हारे यहाँ धर्म बहुत बटे हुए हैं, यानी कि धर्म में तुम्हारी जो बड़ी आस्था है ना तुम लोगों की, इसलिए तुम्हारी ये दशा हुई है। दूसरा कारण जो बताता है कि वो जो धर्म और इसके साथ साथ जो कि भारत का पतन होने में जो जातिगत भेदभाव है, जो ऊंच नीच की भावना है, इन सभी को वो इस भारत की दुर्दशा का कारण बताता है। और फिर इसी अंक में वो सत्यानाश जो उसका फौजदार है उसको बुलाता है और उसे आदेशित करता है कि जाकर के भारत को चारों ओर से घेर लो, जैसे भी पाओ वैसे घेर लो और उसकी दुर्दशा कर दो, यानी कि उसका जो है अस्तित्व ही समाप्त कर दो। तो इस प्रकार से भारत दुर्देव जो है अपने इसमें जो है आगमन होता है और इसके अंतर्गत वो जो उदाहरण देता है कि तुम्हारा जो सर्वनाश हुआ है या तुम्हारी जो दुर्दशा हुई है उसका कारण क्या क्या है। तो कारण के अंतर्गत वो बताता है, एक तो तुम्हारा धर्म है, दूसरा बाल विवाह जो तुम्हारे यहाँ कुप्रथा चल रही है, ठीक है, और तीसरा विधवा विलाप कह सकते हो। तो इस प्रकार से वो बताता है विधवा विवाह, समुद्र यात्रा निषेध जो तुम लोग मानते हो कि समुद्र यात्रा नहीं करनी चाहिए, ये सब जो कारण है तुम्हारे, ये सभी दुर्दशा के कारण है। यानी कि समुद्र की यात्रा का निषेध हमारे यहाँ पहले होता था। ऐसा कहा जाता था कि समुद्र का जल जो है वो खारा होता है और खारा यानी कि नमकीन होता है, तो नमक वाले पानी को पार करके विदेश की यात्रा या समुद्र की यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए इसका निषेध माना जाता था। तो उसे भी भारत दुर्देव ने बताया कि तुम्हारा जो है जो परास्त होने का कारण है वो क्या क्या कारण है, कैसे तुम जो है इस दशा को पहुँचे हो। तो उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो धर्म था, जातिगत व्यवस्था थी, वर्णगत व्यवस्था थी और जो आपस में टुकड़े टुकड़े में लोग बटे हुए थे, ये सभी व्यवस्थाएं थी। तो इसी के बारे में वो बताता है कि इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो तुम्हारी यहाँ पर आप देखिए, जब एनटीए नेट जब क्वेश्चन पूछता है तो वो सबसे बड़ा कारण पूछता है, तो अगर सबसे बड़ा कारण देखें तो धर्म होगा यहाँ पर। इसके बाद अगर देखें तो जातिगत जो व्यवस्था है ये है और वर्ण व्यवस्था है। इस प्रकार से यहाँ पर ये कारण हो जाते हैं जो कि भारत की दुर्दशा के कारण बनते हैं। इसके बाद चौथा अंक आता है। चौथे अंक में सत्यानाश को तृतीय अंक में ही भारत दुर्देव बुलाता है और भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए या उसे चारों ओर से घेरने के लिए प्रेरित करता है, उसको आदेशित करता है। तो चौथे अंक में क्या होता है कि जब चौथा अंक नाटक का प्रारंभ होता है तो इस अंक में सबसे पहला जो पात्र आता है वो है रोग का प्रवेश इस अंक में होता है। रोग नामक जो काल्पनिक पात्र है उसका प्रवेश होता है। और आप सोच रहे होंगे ऐसे पात्र मतलब कोई व्यक्ति आता है, ऐसा आता है, आलस आता है, तो इसको एक पात्र का जो वर्णन किया है, जो चित्रांकन किया है, ये कैसा दिखता है। जैसे आलस्य आया तो आलस्य को एक मोटे आदमी के रूप में चित्रित किया है, मोटा आदमी। और जैसे रोग है तो रोग को एकदम कमज़ोर, दीनहीन, असहाय, बिल्कुल दूसरों को खा के दौड़ने वाला, इस प्रकार का दिखाया गया है। और इसके अलावा जो आलस है, मदिरा जो है एक स्त्री के रूप में, सांवली से स्त्री के रूप में उसको पात्र के रूप में चित्रांकन किया गया है। तो ये सब चीज़ें जो है कि रोग का प्रवेश होता है और रोग जो है जा कर के भारत को परेशान करता है। इसके बाद में
ये भारत एक टॉपिक है जिसको उसकी परेशान करना है। आदेशित हुआ है किससे? भारत दुर्देव से। तो मदिरा आती है इसी में, और मदिरा जो है वो पात्र सांवली सी स्त्री के रूप में, और इसी में मदिरा के साथ साथ आलस्य आता है, अंधकार आता है, और ये सभी भारत को घेर लेते हैं और कहते हैं कि अगर अब मैंने इस पर जरा सा भी हमला किया तो ये यहीं बेहोश पड़ा है, लेकिन ये मर जाएगा। इस प्रकार से इसे यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद में भारत के नाश का प्रयत्न ये चारों मिल करके करते हैं। फिर 5वां अंक आता है, और 5वें अंक में क्या होता है कि 5वें अंक में भारत जो है, भारत भाग्य भारत को बेहोश पड़े हुए देखता है और आकर के उसके पास खड़ा होता है, यानी कि भारत के पास जो कि पात्र बेहोश पड़ा हुआ है, और फिर भारत भाग्य उसके जो है से सहायता करने की कोशिश करता है। और सभी वर्ग के लोग हैं उसमें, जिसमें कि एक संपादक है, एक कवि है, एक बंगाली है, एक महाराष्ट्री है, और 2 जो है ऐसे ही मतलब महाशय हैं, जो कि 7 लोगों की एक सभ्य कमेटी इसके अंतर्गत होती है। 5वें अंक के अंतर्गत सभ्य लोगों की 7 लोगों की एक कमेटी बनाई जाती है, और इस कमेटी में ये लोग भारत के ऊपर विचार करते हैं, राजनीतिक मंथन करते हैं कि कैसे जो है भारत की इस दुर्दशा को दूर किया जाए, कैसे उसे इस आलस्य से, अहंकार से, मदिरा से, रोग से कैसे उसे आज़ाद किया जाए, कैसे उसको स्वस्थ किया जाए। इस पर एक कमेटी बनती है और उसकी दशा का चिंतन करते हैं। इसमें एक महाराष्ट्रीय व्यक्ति है, एक बंगाली व्यक्ति है, और इसका जो अध्यक्ष है, यानी कह सकते हैं इसका जो कर्ता धर्ता है, वो एक व्यक्ति है जो टोपी पहने हुए है, चश्मा लगाए हुए है और हाथ में छड़ी लिए हुए है। तो ये इसका पहनावा भी इसमें लिखा जाता है नाटकों में। तो इस प्रकार से इसका प्रवेश होता है और ये लोग विचार मंथन करते हैं कि कैसे भारत की रक्षा की जाए। फिर अगले अंक में क्या होता है कि भारत भाग्य जो है वो अपने पुरातन 6ठा अंक जो है, इसमें भारत भाग्य को दिखाया जाता है सबसे पहले 6वें अंक में, और ये अपने पुरातन वैभव को याद करता है, पुरातन वैभव को याद करता है, अपने साम्राज्य को याद करता है, अपनी सौष्ठव को याद करता है, और फिर स्मरण करके अपनी वर्तमान दशा पर, अपनी दीनहीन अवस्था पर बहुत ही दुखी होकर के, क्षुब्ध होकर के आत्मघात कर लेता है, यानी कि अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेता है कि कैसे जो है वो अपने आप को मार लेने का चित्रण, अपनी ही कटार को अपने सीने में लेकर के मार लेता है। तो ये भारत जो है, भारत भाग्य के द्वारा बेहोश पड़े भारत को जगाना और उसके वैभव को स्मरण करके फिर अपनी कटार से ही अपने ही सीने में भोंक लेना, यानी कि अपना आत्मघात कर लेना, अपनी आत्महत्या कर लेने का इसमें अंकन है। तो इस प्रकार से, और फिर उसके बाद भारत पड़ा होता है बेहोश, उसी में निर्लज्जता आती है, और निर्लज्जता जो है ये भी एक पात्र के रूप में चित्रित की गई है। निर्लज्जता आती है और वो कहती है कि देखो एक और व्यक्ति मेरी वजह से जो है, मतलब लाज की वजह से, मेरी वजह से जो है वो मार खा रहा है, मरा जा रहा है, आत्मघात कर रहा है। तो उसके बाद एक पात्र है इसमें आशा आती है और कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं तो अभी हूँ, यानी कि मैं अभी जब तक के लोगों के अंदर विद्यमान हूँ तब तक कि मैं लोगों के अंदर ये प्रेरणा देती रहूँगी कि नहीं, अपनी दशा पर इस तरह से रोने से काम नहीं चलेगा, बल्कि काम करना पड़ेगा। सिर्फ चिंतन मनन करने से ही किसी की वर्तमान स्थिति नहीं सुधरेगी। इस प्रकार से इस नाटक का यहाँ पर समाप्त होता है नाटक, जिसमें कि पहले अंक में वीथी, जो कि आप जानते हैं, मैंने शुरू में बताया कि योगी आता है लावनी गाते हुए, जो कि पुराना रिकैप में कर देती हूँ, उसको देख सकते हैं आप। सबसे पहले जो नाटक में हुआ उसमें क्या हुआ कि नाटक के 6 अंक, एक तो वीथी, शमशान, मैदान, कमरा अंग्रेजी ढंग से सजा हुआ, और किताबखाना, गंभीर वन का मध्य भाग, और इसके अंक पूछे आते हैं 6, और क्या कैसा प्रश्न देता है, इसके इन क्रम को लगाने के लिए देता है अनुक्रम के लिए। तो कभी ऊपर नीचे दे दिया और बोला कि इसको अनुक्रम से लगाएं, तो ये सब आपको क्रम से ही याद होने चाहिए। तो कैसे याद करेंगे, जैसे ये ना कि पहले पहले अक्षर हम ले लेते थे, विष्म, मैक, की गम, इस प्रकार से भी ले सकते हैं, या इसकी एक कोई स्टोरी बना करके या कोई ट्रिक बना करके आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। दूसरा चीज़ पूछता है किस प्रकार का नाटक है, तो ये प्रतीकात्मक नाटक है। सन पूछता है तो 1880 में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकार पूछता है तो नाट्य रासक है या नाट्य रूपक है।
इसके बाद हम आते हैं जो कि पात्रों के बारे में पूछा है, तो भारत है, भारत दुर्देव है। इसके सहयोगियों के रूप में आलस्य है, मदिरा है, अहंकार है, सत्यानाश है, रोग है, निर्लज्जता है, और लास्ट में एक पात्र आती है जो कि है आशा। फिर ये योगी, ये फर्स्ट वाले अंक में आता है, यानी कि प्रथम अंक में आता है। भारत का प्रवेश दूसरे अंक में होता है, ये भी प्रश्न बनता है। भारत दुर्देव का प्रवेश भी दूसरे अंक में बनता है। इस प्रकार से आपको सारे अंकों के अंतर्गत कहाँ कहाँ कौन सा पात्र सेट किया गया है ये पता होना चाहिए, अंकों का क्रम पता होना चाहिए, और साथ ही इसकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि रोबहु सब मिली भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। इस प्रकार से ये पंक्ति पूछी आती है, चाहे आप टीजीटी के एग्जाम में बैठे हों, चाहे पीजीटी का एग्जाम दे रहे हों, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हों, या फिर नेट का एग्जाम दे रहे हों। इनमें कहीं भी किसी भी एग्जाम में ये पंक्ति पूछी जा सकती है। सिर्फ नेट के नाटक के लिए ही नहीं, बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यही टॉपिक लगा हुआ है। यही भारत दुर्देव वाला जो है भारत दुर्दशा नाटक, इसके अंतर्गत ये पंक्तियाँ पूछी आती हैं। इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। नेक्स्ट पेज में हमने देखा कौन से अंक में क्या क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण है जो हमें पढ़ना चाहिए। प्रथम अंक में योगी का आगमन, द्वितीय अंक में भारत का आगमन जो कि अपनी दीनहीन दशा का वर्णन करता है, तृतीय अंक में भारत दुर्देव का आगमन होता है। और उसने यहाँ पर सबसे बड़ा टॉपिक यहाँ पर जो आप देख सकते हैं वो ये है कि उसने कारण बताया। कौन सा कारण बताया कि हाँ जो है तुम्हारा जो कारण है वो है धर्म, सबसे बड़ा कारण, और दूसरा वर्ण व्यवस्था, तीसरा जातिगत व्यवस्था, और ये सब चीज़ें जो है लोगों को बांटती हैं, इसलिए भारत की ऐसी वर्तमान दुर्दशा हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं चौथे अंक में क्या होता है कि रोग का प्रवेश होता है। रोग जो है भारत के पास जाता है और अपने साथ मदिरा, आलस्य, अंधकार इन सबको लेकर के जाता है और उसकी दुर्दशा में सहयोग करता है। पांचवें अंक में सभ्य लोगों की एक कमेटी बनाई जाती है जो सिर्फ विचार करती। आप भी देखते हैं देश में कोई भी घटना घटती है तो उसमें सिर्फ जो है सभ्य लोग बैठ करके सिर्फ एक कमेटी बनाते हैं और उसमें बात करते हैं कैसे किया जाए, लेकिन करने के लिए कभी भी कोई इस तरह का कदम नहीं उठाता कि जिससे कि उस समस्या को ही दूर किया जा सके। ऐसे ही नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक तरह का व्यंग्य किया है यहाँ पर कि किस प्रकार से लोग जो है सिर्फ कमेटी बना करके सब संभ्रांत शिक्षित समुदाय के लोग कैसे उस पर विचार मंथन करते हैं, लेकिन करने के लिए आगे कुछ भी नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते। इसके बाद इसकी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। छठे अंक में देखते हैं भारत भाग्य प्रस्तुत होता है, जो कि भारत भाग्य के द्वारा जो भारत बेहोश पड़ा है उसको जगाने का काम करता है, और उसके बाद में अपनी ही कटार से भारत जो है वो अपने पुरातन वैभव को याद करके अपने सीने में कटार मार लेता है। इस प्रकार से ये नाटक यहीं पर समाप्त होता है। इसकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो कि आपसे पूछी आती हैं, जो कि रोवह मिल सब आवह सब मिल भाई, और दूसरी है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अंग्रेज राज। एक पंक्ति ये पूछी आती है, अंग्रेज राज सब सुख साज, राज सुख साज, सुख साज सजे सब भारी। उम्मीद है आप लोगों को जो ये लिखा जा रहा है स्पष्ट दिख रहा होगा, क्योंकि अभी ये जो लिखने की प्रैक्टिस है थोड़ी सी भाई बोर्ड जैसी नहीं होती है, थोड़ा सा अलग सा होता है, तो लिखने में थोड़ा सा अभी संशोधन चल रहा है, हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये पंक्ति पूछी आती है। इसके आगे का है कि पै नहीं पै धन विदेश, पै धन विदेश चली जात, यह अति ख्वारी। कभी कभी इन पंक्तियों को देख करके इनके शब्दों का अर्थ भी पूछ लेता है, इसलिए आपको इन पंक्तियों के अर्थ को भी जो इकाई 5 में लगी हुई हैं उसमें से छांट के जो कठिन शब्द के अर्थ हैं उनको भी आपको देखना है, उनके ऊपर भी नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा एक पंक्ति इसमें पूछी आती है जो कि है मुझे तुम, ये पंक्ति कहता है भारत दुर्देव। भारत दुर्देव के द्वारा ये पंक्ति कही जाती है
ये कथन कि मुझे तुम सहज न मानो जी, मुझे तुम सहज न मानो जी, मुझे एक राक्षस मुझे एक राक्षस जानो जी। इस प्रकार से ये पंक्ति भारत दुर्देव के द्वारा कही जाती है और ये भी पूछी जाती है। इसके अलावा एक नेपथ्य से, जिसमें कोई पात्र नहीं है, पर्दे के पीछे से। नेपथ्य का मतलब होता है नाटक में कि पर्दे के पीछे से कोई भी व्यक्ति इसको बोलता है। वो एक पंक्ति पूछी जाती है कि दिन दिन विपत्ति बढ़त सुख, दिन दिन विपत्ति बढ़त सुख, छीजत देत को नहीं साथ। मतलब इसमें अफसोस जताया जा रहा है कि दिन जो है दिनों दिन दुख बढ़ता जा रहा है। छीजत देत को नहीं साथ, कोई साथ नहीं देता है, बस दुख ही दुख बढ़ता जाता है। ये वाली पंक्तियाँ भी पूछी जाती है। सब विविध सुख सागर में डूबत धाई उबारो नाथ। इस प्रकार से ये पंक्तियाँ महत्वपूर्ण वाली पंक्तियाँ हैं जो कि पूछी जाती हैं। फिर एक आलस के द्वारा एक पंक्ति कही जाती है, ये भी महत्वपूर्ण है। आलस्य ने कहा ये पंक्ति कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। इसके माध्यम से, आलस्य के माध्यम से करवाया जाता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। इस वाली मसल पर जो है इस पे भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति नहीं है ये, लेकिन मलूक दास की पंक्ति को भी इस नाटक के अंतर्गत रखा गया है बीच में कि इस प्रकार से कहा जाता है। इसके अलावा इसी आलस पर ही उन्होंने एक और पंक्ति लिखी है जो कि आलस गाता है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। मतलब कितना भी बड़ा काम क्यों न हो, कितनी भी आपकी आवश्यकता क्यों न हो, लेकिन आपको उठ के नहीं जाना चाहिए, भले मर जाओ। ये पंक्ति आलसियों के ऊपर बहुत सटीक बैठेगी। इस पंक्ति को भी इसी नाटक से लिया गया है। कभी कभी ये पंक्तियों के जो कथनकार होते हैं, यानी किसने कहा है पंक्तिकार, उसे पूछ लेते हैं कि नाटक में किसके द्वारा कहलाया गया है, ये पूछ लेते हैं। तो इस तरह से आपको इन पूरे नाटक पर अपने नोट्स तैयार करने हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से तैयारी में मदद करेगा और इसके ऊपर बनने वाले सभी प्रश्न आप अच्छे से हल कर पाएंगे। तो आज हमने इस सीरीज में, नाटकों की सीरीज में, भारत दुर्दशा नाटक को यहाँ पर लिया था, जिसका प्रकाशन 1880 और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया एक नाट्य रासक या लास्य रूपक के रूप में ये चित्रित है। तो ऐसे ही अगले क्रम में हम अंधेर नगरी पर बात करेंगे। अंधेर नगरी नाटक जो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही है, लेकिन अभी आज के लिए इतना ही इस नाटक में। और हम आगे इसी के ऊपर बनने वाले प्रश्न लेकर के भी उपस्थित होंगे कि किस प्रकार के प्रश्न एनटीए आपसे पूछता है। तो आगे के लिए इतना ही, मतलब आज के लिए इतना ही। आगे के लिए हम अंधेर नगरी वाले टॉपिक पर भी ऐसे ही आपके लिए रोचक तरीके से एक क्रम, जैसे कि पूरे नाटक को स्पष्ट करने के लिए, उसको विश्लेषित करने के लिए मैटर लेकर के आएंगे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बार चैनल पर आए हैं
तो ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और प्लस आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो इस तरह से हम बात करेंगे। उसके अलावा हमारा एप्लीकेशन संकल्प एकेडमी के नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर से जा करके उसको सर्च करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर जितनी भी क्लासेस पड़ी हुई हैं वो सभी आप देख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।